हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने। मेरा नाम है गगन राय। आप लोगों के लिए साइंस से रिलेटेड कुछ वीडियोस क्लासेस लेकर आपके लिए मैं यहाँ पर फिर से हाजिर हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे थे कि सर वो अभी जो बीमारी चल रही है कोरोना, इसको लेकर आप कुछ वीडियो बनाएं, कुछ हमें बताएं, इस बारे में जानकारी हमसे शेयर करें। तो मैं आज डिसीज के बारे में पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को कि भाई डिसीज क्या होती हैं, किस तरीके से होती हैं, कैसे अफेक्ट करती हैं, और इनके जो वैक्सीन होते हैं यानी कि टीका होता है वो कैसे बनता है, इस बारे में आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो 2 मिनट के लिए मैं यहाँ पर आपको डिसीज के बारे में थोड़ा बेसिक डेटा समझाऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको वायरल डिसीज समझाऊंगा, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है। तो गाइज अपना ध्यान पूरा यहीं पर रखना है और इस वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है, लास्ट तक देखना, पूरा वीडियो आप देखिएगा इसे, ठीक है गाइज, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अगर हम बात करें ह्यूमन डिसीज की, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, हम बात करते हैं यहाँ पर ह्यूमन डिसीज की। तो आपकी जो ह्यूमन डिसीज होती है यानी कि जो मानव रोग होते हैं, ये मानव रोग होते हैं 2 तरीके के। कितने तरीके के होते हैं सर आपके? 2 तरीके के मानव रोग होते हैं। एक होता है जिसे बोला जाता है जेनेटिक डिसीज। क्या बोला जाता है सर? जेनेटिक डिसीज। तो याद रखिएगा, एक डिसीज को बोला जाता है जेनेटिक डिसीज, और जो दूसरी डिसीज होती है, इस जेनेटिक डिसीज को हिंदी में कहा जाता है आनुवांशिक रोग। क्या कहा जाता है इसे? इसे कहा जाता है आनुवांशिक रोग। और जो दूसरा है सर, उसे बोला जाता है एक्वायर्ड डिसीज। क्या कहा जाता है सर? उसे कहा जाता है एक्वायर्ड डिसीज, यानी कि इसे हम लोग क्या कहेंगे? एक्वायर्ड डिसीज को बोला जाता है हिंदी में अर्जित रोग। अब ये जो अर्जित रोग लिखा है यहाँ पर भाई, उसका मतलब क्या है? यहाँ पर जेनेटिक डिसीज का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना है हमें, ठीक है। अब ये जो जेनेटिक डिसीज बोला है, इसमें जेनेटिक डिसीज का मतलब क्या होता है? मतलब ऐसी बीमारियां, हम उन बीमारियों की यहाँ पर बात कर रहे होते हैं, ऐसी बीमारियों के बारे में हम वहां पर जिक्र कर रहे होते हैं कि जो हमारे जीन्स में प्रॉब्लम होने की वजह से क्रिएट होती है। किसमें सर? तो क्या बोला जाएगा सर? जो हमारे जीन्स में प्रॉब्लम होने की वजह से क्रिएट होती हैं, तो उन बीमारियों को क्या कहा जाता है? तो क्या बोलेंगे सर हम? जेनेटिक बीमारियां। ऐसी बीमारियों को हम जेनेटिक बीमारियां नहीं कहते हैं कि जो हमारे पूर्वजों से हमें मिली है। जैसे कुछ लोगों के माइंड में एक अवधारणा होती है यहाँ पर कि उन बीमारियों को जेनेटिक बीमारियां कहा जाता है या आनुवांशिक रोग कहा जाता है कि जो हमारे पूर्वजों से, हमारे माता पिता से, हमारे दादा दादी से, हमारे और पूर्वजों से हमें मिली है। जैसे कुछ महिलाएं कहती है कि यार हमारे घुटने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, घुटना दर्द करता है, तो बोले घुटने में जो दर्द होता है, आर्थराइटिस टाइप की जो प्रॉब्लम होती है, बोले ये हमारी मम्मी को थी, हमारी मम्मी को, उनको हमारी नानी को भी थी, तो इस वजह से हमें भी ये प्रॉब्लम है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये आपकी जेनेटिक डिसीज नहीं है। जेनेटिक डिसीज हम किन्हें कहेंगे? उन बीमारियों को हम जेनेटिक डिसीज कहेंगे जो बीमारियां और आपकी जीन्स में यानी डीएनए आरएनए में आपकी प्रॉब्लम होने की वजह से क्रिएट होती है। दूसरी बात अब यहाँ पर समझेंगे एक्वायर्ड डिसीज क्या होती है। तो एक्वायर्ड डिसीज हम किन्हें कहेंगे? अर्जित रोग हम किन्हें कहेंगे सर? ये बीमारियां तो हमारे जीन्स में आने की प्रॉब्लम होने की वजह से हमें मिली है, बट एक्वायर्ड डिसीज हम किन्हें कहेंगे? तो एक्वायर्ड डिसीज उन्हें कहेंगे, अर्जित रोग हम उन्हें कहेंगे जो इंसानों को, हमें या इंसानों के इस जालिम दुनिया से मिलती है। कहां से मिलती है सर? इस जालिम दुनिया से जो बीमारियां हमें मिलती हैं वो क्या कहलाती है सर? हमारी एक्वायर्ड डिसीज या अर्जित रोग। और ये जो अर्जित रोग है ये आपको 4 तरीके से जो है आपको मिल सकते हैं। आपका अगर कहा जाए तो सबसे पहला जो रोग है आपका, वो वायरस की वजह से हो सकता है, इसलिए इसे बोला जाता है वायरल डिसीज। क्या कहा जाता है इसे कहा जाता है वायरल डिसीज, यानी कि इसे कहा जाता है विषाणु जनित बीमारियां। क्या कहा जाता है? विषाणु जनित बीमारी, ठीक है, विषाणु जनित रोग। जो दूसरी है सर, वो बैक्टीरिया की वजह से हो सकती है, तो अपन लोग उन्हें क्या कहते हैं सर? उन्हें कहते हैं हम लोग बैक्टीरियल डिसीज। क्या कहा जाता है उन्हें कहा जाता है बैक्टीरियल डिसीज के नाम से जाना जाता है। जो तीसरी बीमारी है वो हमारी प्रोटोजोआ की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? प्रोटोजोआ की वजह से होती है। तो ऐसी बीमारियों को हम लोग क्या कहा जाता है? प्रोटोजोआ डिसीज के नाम से हम लोग जानते हैं। अगली बात अगर करें हम, तो जो चौथी डिसीज सर वो किसकी वजह से होती है? तो फंगस की वजह से होती है, इसलिए हम लोग कहते हैं फंगल डिसीज। तो यहाँ पर अपन को इतनी बात तो समझ में आ गई कि हाँ, ये जो डिसीज है हमारी किन किन से हो सकती है। पहली बात तो वायरस से हो सकती है, यानी कि किससे हो सकती है सर? वो विषाणु से हो सकती है। बैक्टीरिया से हो सकती है, यानी कि जीवाणु से हो सकती है। प्रोटोजोआ को प्रोटोजोआ ही कहते हैं, फंगस को हम लोग कहते हैं कवक। तो इनसे होने वाली ये बीमारियां जो है हमारी, ये अर्जित रोग के अंतर्गत आएंगी। तो इन बीमारियों के बारे में अभी आपको इतनी डिटेल यहाँ पर समझाया। तो इधर आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको डायरेक्ट वायरल डिसीज के बारे में डिटेल समझाता हूँ।
चलिए इतना नोट कर लिया होगा आप लोगों ने अभी तक। अब बात करते हैं आपको मैं जेनेटिक डिसीज के बारे में, और अभी अगली क्लास में आप लोगों को मैं डिस्कस कर दूंगा। अभी मुझे एक्चुअली क्या कोरोना के बारे में डिटेल बतानी है आप लोगों को, इसलिए मैं इसको थोड़ा स्किप करते हुए आगे निकल रहा हूँ। अभी आपको अगली क्लास में इस बारे में डिस्कस अच्छे से करूंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको। 6 टाइप की मैं जेनेटिक डिसीज बताऊंगा, 6 जेनेटिक डिसीज बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी, जो आपके एग्जाम्स में पूछी जाएंगी। तो अब अगर बोला जाए कि भाई वायरल डिसीज के बारे में हम अगर बात करते हैं, तो वायरल डिसीज का यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझिएगा कि क्या कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है सर, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वायरल डिसीज की। तो आपकी जो वायरल डिसीज है, ये हिंदी में क्या कहा अपन ने, तो सर इसे हिंदी में अपन ने यहाँ पर नाम दिया, इन्हें नाम दिया विषाणु जनित रोग। क्या बोला सर अपन ने, इन्हें बोला विषाणु जनित रोग। तो सर ये जो रोग है हमारे, ये कौन से रोग है, तो इन्हें बोला हमने सर विषाणु जनित रोग बोला हमने इन्हें। चलो ठीक, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ इसे। मैंने लिखा है यहाँ पर विषाणु जनित रोग। अब अगर कहा जाए कि भाई ये वायरस क्या होते हैं, सबसे पहली बात तो वायरस के बारे में बात करेंगे सर। वायरस को हिंदी में क्या कहा अपन ने, विषाणु कहा। अब ये वायरस होते क्या है, वायरस के बारे में हमें सबसे पहली बात तो ये पता होनी चाहिए। तो सर ये जो वायरस होते हैं, इन वायरस की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले इसकी खोज की थी एक व्यक्ति ने। एक व्यक्ति था जो इसके खोज करता है या डिस्कवर जिसने किया इसे, तो डिस्कवर करने वाले का नाम याद रखना है, डिस्कवर्ड बाय अगर बोला जाए तो इसका नाम था इवानोवस्की। क्या नाम था इसका, नाम इवानोवस्की। तो अगर आपसे कहा जाए कि वायरस की खोजकर्ता कौन है, तो क्या कहेंगे सर हम यहाँ पर, हम नाम लेंगे यहाँ पर इवानोवस्की का नाम लेंगे। दूसरी बात अगर कहा जाए भाई इवानोवस्की ने लिया, भाई इन्होंने, अच्छी बात है, इन्होंने भाई वायरस की खोज की। बट वायरस होते क्या है, वायरस होते क्या है अगर बोला जाए तो वायरस क्या होते हैं। तो वायरस की बात अगर मैं करूं यहाँ पर, तो आपके जो वायरस हैं ये किस किस से मिलकर बने होते हैं। तो आपके जो वायरस हैं ये आपके सर, अगर मैं डायरेक्टली कहना चाहूं तो ये आपके बने होते हैं न्यूक्लिक एसिड के। किसके बने होते हैं सर आपके, ये बने होते हैं न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं सर, ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं। तो ये बात भी याद रखना, अगर आपसे बोला जाए कि इसके होते हैं न्यूक्लिक अम्ल प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल प्लस प्रोटीन के। अब न्यूक्लिक अम्ल की बात करें तो कई बार एग्जाम में क्या करता है, वो न्यूक्लिक अम्ल नहीं देता, ना वो प्रोटीन देता। तो न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन की जगह वो क्या देगा, तो न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन की जगह वो क्या करता है सर आपका, वो यहाँ पर नाम चेंज कर देता है। तो न्यूक्लिक एसिड की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे क्या कहते हैं सर, अगर हम कहें तो भाई सिंपल सी बात अगर कहा जाए भाई न्यूक्लिक एसिड की सबसे छोटी होगी, न्यूक्लिक एसिड मतलब क्या, तो यहाँ पर बात करता है वो डीएनए और आरएनए की बात करता है। किसकी बात करता है, डीएनए और आरएनए की बात करता है। ठीक है, तो इस बात को अपन को याद रखना होगा बहुत अच्छे से यहाँ पर। चलिए अब डीएनए या आरएनए की बात करें तो डीएनए आरएनए का फुल फॉर्म तो हम सबको पता होता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड दोनों आ रहा है, तो भाई न्यूक्लिक एसिड अपन ने बोल दिया यहाँ पर। उसके बाद प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, तो इसकी प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट होती है अमीनो एसिड। क्या होती है, अमीनो एसिड। तो भाई यहाँ पर अपन को इतना तो समझ में आ गया प्रोटीन किसके बने होते हैं, वो वायरस किसके बने होते हैं, किससे निर्मित होते हैं वायरस। अब वायरस की एक खास बात और समझिएगा कि वायरस जो होते हैं ये 2 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। एक तो ये निर्जीव होते हैं, यानी कि सर इनको हम लोग नॉन लिविंग की कैटेगरी में रखते हैं। किस कैटेगरी में रखेंगे, नॉन लिविंग की। और जो दूसरी कैटेगरी होती है उसे बोला जाता है सजीव, यानी कि हम इसी किसकी कैटेगरी में रखते हैं, लिविंग की। सर इसे आपने लिविंग भी बोला, इसे आपने नॉन लिविंग भी बोला, क्यों बोल दिया इसे आपने सर ये दोनों नाम यहाँ पर, तो वो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चलिए फिर निर्जीव भी बोला हमने इसे, सजीव भी बोला, दोनों चीजें बोली हमने। इसे क्यों बोला, इसके पीछे क्या कारण है, तो वो थोड़ा सा समझिएगा कि सर आपके जो वायरस होते हैं ये अगर किसी भी जीवित व्यक्ति के अंदर है या किसी भी जीव के अंदर है तो हम इन्हें क्या कहेंगे सर, ये सजीव हो जाते हैं। और अगर ये जो है ये सर डेड कंडीशन में होते हैं, मतलब यानी कि किसी भी व्यक्ति के अंदर नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि सर ये इस कंडीशन में सर ये निर्जीव की कंडीशन में होते हैं। तब बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर अपन को बहुत अच्छे से बात तो समझ में आ गई होगी
कि सर ये निर्जीव भी होते हैं, सजीव भी होते हैं। मतलब अगर ये बॉडी के बाहर हैं, शरीर के बाहर है, तो ये किस कंडीशन में मिलेंगे? निर्जीव। और अगर ये शरीर के अंदर है तो क्या किस कंडीशन में मिलेंगे सर? ये मिलेंगे हमें सजीव की कंडीशन में। इसीलिए वायरस को हम लोग क्या बोलते हैं? वायरस को बोला जाता है द कनेक्टेड लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या बोलेंगे? कनेक्टेड लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या है यहाँ पर भी कनेक्टेड लिंक? मतलब एक योजक कड़ी कहा गया है इसे। क्या कहा गया? एक योजक कड़ी कहा है। किस किस के बीच में योजक कड़ी कहा है इसमें सर? सजीव और निर्जीव के बीच में। जैसे आज कोरोना वायरस के बारे में अगर अपन बात करें, कोरोना भी एक प्रकार का वायरस है, तो वायरस की बात करें कि जब तक बॉडी के बाहर है तब तक किस कंडीशन में रहता है? नॉन लिविंग, डेड की कंडीशन में रहता है। और अगर बोला जाए कि सर जब ये शरीर के अंदर आ जाता है तो ये क्या हो जाता है? आपका जीवित हो जाता है। फिर इसकी संख्या शरीर के अंदर क्या होने लगती है? बढ़ने लगती। क्यों? क्योंकि इसे ग्रो करने के लिए मानव के शरीर के अंदर वो सारे साधन मौजूद हैं, वो सारे न्यूट्रिशन मौजूद हैं जो इसे चाहिए। खाना इसे मिल जाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन से लेकर फैट से लेकर हर एक चीज इसे मिल जाती है। दूसरा साथ में से पानी भी मिल जाता है, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो कर जाता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, इसीलिए आप लोगों को कोरोना के लिए एक बात कही गई होगी कि इससे प्रिवेंशन के लिए आप जितना ज्यादा हो सके हैंड वॉश करें। कुछ भी अगर बाहर से आ रहे हैं तो हैंड वॉश करें, या फिर मुंह को कवर करके जाएं, आप उसमें मास्क लगाकर चलें। इन सब चीजों के बारे में आप लोगों को बताया गया होगा। चलिए तो अब आगे बात करते हैं इसमें वायरस के बारे में। इतनी डिटेल बताई, क्लियर है हाँ या नहीं? चलिए सर अब आगे बढ़ते हैं सर इस बारे में अपन। भाई वायरस क्या है, कैसे बनते हैं, वायरस की कंडीशन क्या होती है। अब यहाँ ध्यान से सुनना, करोड़ों का क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि सर वायरस जो होते हैं आपके, ये एक कोशीय होते हैं या बहुकोशीय होते हैं? यानी कि यूनिसेलुलर होते हैं या मल्टी सेलुलर होते हैं? तो सर ये ना ही यूनिसेलुलर होते हैं और ये ना ही मल्टी सेलुलर होते हैं। यानी कि इनके अंदर एक कोशिका भी नहीं होती है, ये अकोशिकीय होते हैं। यानी कि इन्हें क्या कहेंगे हम? अनसेल्युलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर? अनसेल्युलर होते हैं, यानी कि इनमें एक भी कोशिका नहीं होती है। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि सर वायरस में कोई भी कोशिका नहीं होती है। क्लियर हुई इतनी बात? चलिए सर आगे बढ़ते हैं सर। ये इसलिए सबसे छोटे कहलाते हैं, और वायरस को अपन लोग देखने के लिए क्या करते हैं सर? इनके लिए हम लोग सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्कोप की बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़ने वाली बात क्या भाई, वायरस के बारे में इतनी बात होगी हमारे, इसको नोट कर लीजिए, फिर बताता हूँ आगे। कैसे हो गया होगा आप लोगों ने अभी तक इसको नोट कर लिया होगा बहुत अच्छे से। अब जो मैं बात बताने वाला हूँ उस बात को बहुत अच्छे से समझना सर। बहुत सारे ऐसे वायरस होते हैं सर जो अच्छे भी होते हैं, यानी कि ऐसे वायरस जो क्या करते होंगे सर? बैक्टीरिया को खाते हैं। यानी कि ऐसे वायरस की हम बात कर रहे हैं जो बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं, जो बैक्टीरिया को खाते हैं, उनका भक्षण करते हैं, तो वो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। वो वायरस जो है वो हमारे लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। लेकिन ऐसे वायरस की बात करें जो बैक्टीरियोफेज नहीं होते हैं, जो डिसीज क्रिएट करते हैं, तो वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। तो उन्हीं में से हमारे यहाँ वायरस है, आपने सुना होगा बहुत सारे ऐसे वायरस है जिनसे अलग अलग टाइप की बीमारियां होती हैं। जैसे एक बीमारी है जिससे मुक्त अभी भारत हो चुका है, 2014 में ही हो चुका है समथिंग। तो जैसे पोलियो मुक्त हो चुका है। भाई पोलियो का जो बीमारी है, एक बीमारी है जिसमें शारीरिक रूप से इंसान को लकवा मार जाता है। ठीक है, उसके बचपन में उसके अंग जो है, वो तंत्रिकाएं जो है उसकी खत्म हो जाती हैं, एंड हो जाती हैं। तो पोलियो का एक वायरस होता है, उस वायरस को बोला जाता है पोलियो वायरस। क्या कहा जाता है? पोलियो वायरस। तो ये जो पोलियो का वायरस होता है, इस पोलियो वायरस को बहुत अच्छे से समझना है कि इसको किस तरीके से जो है ये वायरस आपका काम करता है, क्या करता है। अब इसकी वैक्सीन किस तरीके से समझना है। ठीक है, वैक्सीन का मतलब होता है, या वैक्सीनेशन का मतलब होता है टीकाकरण। क्या होता है? टीकाकरण। टीकाकरण का मतलब यहाँ पर ये नहीं है बिल्कुल भी कि हाँ आपने तिलक उठाया और ऐसे करके लगा दिया, हाँ हो गया टीकाकरण, बिल्कुल भी नहीं। टीकाकरण वैक्सीनेशन का मतलब क्या होता है, इस बात को बहुत अच्छे से समझना होगा। लोगों को लगता है कि भाई पोलियो के लिए टीकाकरण किया जा रहा है, तो पोलियो के वायरस को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ता होगा? बॉडी के अंदर क्या करते हैं? ये एंटीवायरस डालते होंगे। ऐसी हमारी सोच होती है, हमारी थिंकिंग होती है, अवधारणा होती है, हम लोग ऐसा अज्यूम करके रखते हैं, बट ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को बहुत अच्छे से समझना कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि एंटीवायरस बॉडी के अंदर डाला जाता है, नहीं। हमारी बॉडी का किस तरीके से काम करती है उस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है, इसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, इस बात को याद रखिएगा, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर ब्लड की। ठीक है, तो ब्लड की बात अगर की जाए यहाँ पर, तो आपकी बॉडी में जो ब्लड होता है,
इस ब्लड में आपकी 3 टाइप की कोशिकाएं, ब्लड को अगर मैं क्लासिफाई करूं तो इसमें आपका एक प्लाज्मा वाला पार्ट होता है और प्लाज्मा के साथ साथ आपका ये सेल्स वाला पार्ट होता है। तो सेल्स में आपकी 3 टाइप की सेल्स होती हैं, एक आरबीसी होती है, दूसरी डब्ल्यूबीसी होती है एंड देन तीसरी कौन सी होती है आपकी प्लेटलेट्स होती है। तो ये 3 टाइप की कोशिकाएं होती हैं। एक आरबीसी जो रेड कलर की होती है, आपकी डब्ल्यूबीसी व्हाइट कलर की होती है, प्लेटलेट का पर्टिकुलर कोई कलर नहीं होता। डब्ल्यूबीसी को हम लोग क्या कहते हैं, सोल्जर ऑफ बॉडी। मानव शरीर का क्या कहा जाता है, उसे सिपाही कहा जाता है। तो आपकी पूरी बॉडी में जो प्रतिरक्षा तंत्र है, इम्यून सिस्टम जो है, उसे मेंटेन करने का काम किसका है, तो क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, डब्ल्यूबीसी का काम होता है। अब ये डब्ल्यूबीसी किस तरीके से काम करती है, इस बारे में बहुत अच्छे से समझना कि हमारी बॉडी के अंदर पूरी तरीके से अगर रोगों को लड़ना, रोगों से लड़ना या रोगों को नियंत्रण करने का काम है, वो किसका है, तो क्या बोलेंगे सर यहाँ पर हम, डब्ल्यूबीसी का काम है। किसका काम है, डब्ल्यूबीसी का। समझिएगा बहुत अच्छे से, यहाँ पर समझाने वाला हूँ चीजों को मैं, भाई क्या होता है क्या नहीं होता है, इनको कॉन्सेप्ट को हमको बहुत अच्छे से यहाँ पर देखेंगे। अब आपकी बॉडी है, आपकी बच्चा जैसे छोटा सा है, अब उसे जन्म लिया बच्चे ने, आजकल में बच्चा 2 महीने का हुआ, उसे नहीं पता कुछ भी कि दुनिया कितनी जालिम है। अगर उसकी बॉडी के अंदर कोई भी वायरस अगर आ गया तो वो, जैसे मान लो पोलियो का वायरस उसकी बॉडी के अंदर अगर एंटर कर गया, तो वो एंटर करने के बाद पोलियो का वायरस क्या करेगा, आपका जो कनेक्शन है, यानी कि जैसे कि आपका ये हाथ है, इस हाथ का कनेक्शन जो है न्यूरॉन्स के थ्रू किससे, वो ब्रेन से जुड़ा हुआ है, वो न्यूरॉन्स को क्या कर देता है, आपके हाथ के न्यूरॉन्स को क्या कर देगा, कट कर देगा। यानी कि जो कनेक्शन है बिटवीन ब्रेन एंड योर हैंड, तो ये कनेक्शन कट हो जाएगा, तो आपका हाथ क्या हो जाएगा, कनेक्शन खत्म, तो आपकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। जब बच्चा बड़ा होते जाएगा बट उसके हाथ की ग्रोथ होगी क्या, नहीं, कनेक्शन नहीं होगा, ना ये उठेगा ना कुछ होगा। तो ये जो कनेक्शन है ये खत्म कर देता है पोलियो का वायरस, जिससे बच्चे के जो अंग हैं वो छोटे रह जाते हैं। ठीक है, शारीरिक रूप से बच्चा कैसा हो जाता है, कमजोर हो जाता है, विकलांगता की कंडीशन पैदा हो जाती है। अब कंडीशन को यहां पर ये समझना है अपन को कि पोलियो का टीका क्या काम करता है, किस तरीके से, क्या वो एंटीवायरस होता है, अभी सर एंटीवायरस तो नहीं होता, इतना तो समझ में आ गया। अब ये काम कैसे करता है, तो इस बात को समझिएगा। हमारी बॉडी का जो ब्लड है उसमें जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी का काम होता है, अगर हमने इसे कहा शरीर का सिपाही कहा है, सोल्जर ऑफ ह्यूमन बॉडी कहा है, तो ये शरीर का सिपाही है। तो सिपाही यानी कि किसकी तरह काम करता है, ये पुलिस वाले की तरह काम करता है। अब ये पुलिस वाले की तरह काम कर रहा है, ठीक है भाई, पुलिस वालों की तरह काम कर रहा है, कैसे काम करता है पुलिस वाले की तरह, इस बात को समझना है। अब मानिएगा, यहाँ पर अज्यूम कीजिएगा, इस बात को माइंड में इमेज बनाते हुए चलिएगा, फिल्म बनाते हुए चलिएगा यहाँ पर, कि मान के चलें आपकी बॉडी में कोई भी वायरस या बैक्टीरिया कोई भी एंटर कर रहा है, अगर 2 मिनट के लिए बोला जाए, तो वो जैसे आपकी बॉडी में एंटर करेगा तो खाने के थ्रू जाएगा या नाक के थ्रू या किसी के भी थ्रू, पानी के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर होगा। तो एंटर होने के बाद वो क्या करेगा, आपकी बॉडी में जाने के बाद आपके ब्लड में मिक्स हो जाएगा। वो जब वो ब्लड में मिक्स होगा तो ब्लड ने जब उसको कभी देखा ही नहीं तो उसको क्या समझेगा, वो दुश्मन समझेगा। ब्लड में कौन उसको दुश्मन समझेगा, हमारी डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी क्या करेगी सर, आपकी वहां पर आपकी डब्ल्यूबीसी छोटे छोटे पुलिस वाले बना के भेजेगी, ये पुलिस वाले बना के भेजेगी, उस वायरस से बैक्टीरिया से लड़ेगी और उनको खत्म कर देगी और आप ठीक हो जाओगे। इस तरीके से हमारी बॉडी काम करती है। अब कंडीशन को यहाँ पर समझना है, ठीक है गाइस, 1 मिनट के लिए समझिएगा यहाँ पर। तो अब ये किस तरीके से काम करेगा भाई, इस बारे में थोड़ा सा समझना होगा कि भाई ये जो पोलियो का टीका बना है या किसी का भी जो टीका वैक्सीन बनाया जाता है, ये वैक्सीन कैसे बनाया जाता है, तो वैक्सीन की कंडीशन क्या होती है वो थोड़ा सा समझना है अपन को। सर क्या किया जाता है, जैसे कि अगर हमें मान लीजिए अज्यूम करते हैं पोलियो के लिए बात करते हैं यहाँ पर, तो पोलियो का जो वैक्सीन है वो कैसे बनाया गया, वैक्सीन कैसे बनती है, जैसे अपन बात करेंगे तो सबसे पहले पोलियो का जो वायरस है उसे लिया हमने, पोलियो के वायरस को पकड़ा, उसे लैब में ले जाके उसे इतना मारा अपन ने, इतना कूटा उसे कि उसकी 95% जान निकाल दी अपन ने। कितने परसेंट निकालती, 95% उसके अंदर से जान निकाल दी। अब उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 5% जान बची हुई है उस वायरस के अंदर। अब उस वायरस को हम लोगों ने एक सीरम में भरा और सीरम के थ्रू उसको इंजेक्शन के थ्रू क्या कर दिया, बच्चे के अंदर इंजेक्ट कर दिया। अब बच्चे के अंदर जैसे ही इंजेक्ट किया तो वो जैसे ही इंजेक्ट होगा तो वो मसल्स में जाएगा, मसल्स के थ्रू कहां तक पहुंचेगा, वो ब्लड में पहुंचेगा। जैसे ही वो वायरस जिसमें 5% जान थी वो अंदर जाएगा बॉडी के, तो कैसा हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, हाँ या नहीं। अब वो बच्चा जो 4 महीने का बच्चा या 2 महीने का बच्चा अगर कहा जाए, तो उस बच्चे की अगर बात करें तो उस बच्चे के अंदर जाएगा, तो उस बच्चा छोटा सा है तो वो नन्ही सी जान को उसे कुछ नहीं पता। अब वो वायरस उसके अंदर एंटर हुआ, यहाँ पर उसके ब्लड में आपके माइंड में फिल्म तैयार हो रही होगी, ब्लड में आपका क्या है, वायरस एंटर हो गया। ब्लड में क्या था आपका, जैसे डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी को पता चला कि ये क्या है, एक दुश्मन है। डब्ल्यूबीसी को क्या लगा कि ये दुश्मन है, यानी कि अगर डब्ल्यूबीसी पुलिस वाला है तो ये क्या है सर, आपका डाकू है।
क्या है? डाकू। तो ये जो डाकू है आपका पोलियो का जो वायरस है, ये डाकू है। डाकू जैसे इंटर हुआ तो आपकी डब्ल्यूबीसी को पता चला, इसने क्या किया, छोटे से छोटे पुलिस वाले बनेंगे। भाई छोटा सा बच्चा है तो बच्चों के पुलिस वाले भी कैसे बनेंगे? छोटे छोटे बनेंगे। हम यहाँ पर माइंड में बहुत अच्छे से फिल्म तैयार करना आपकी। तो वो जो आपका डब्ल्यूबीसी है उसने एक छोटा सा पुलिस वाला बनाकर क्या किया, इसने भेजा। किससे लड़ने के लिए भेजा? उस वायरस से लड़ने के लिए भेजा, उस चोर से, उस डाकू से लड़ने के लिए भेजा। ये पुलिस वाला आपको देख रहा है, छोटा छोटा सा पुलिस वाला दौड़ रहा है ब्लड के अंदर। इधर से ये आपका जो डाकू है गब्बर सिंह टाइप का, ये छोटा सा गब्बर सिंह, ये दौड़ रहा है। अब इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है। कहाँ चल रही है? लड़ाई चल रही है। कहाँ पर? ब्लड के अंदर। अब ब्लड के अंदर लड़ाई चलेगी तो आपका जो ब्लड है, आपकी डब्ल्यूबीसी, आपका ब्लड पूरी तरीके से काम कर रहा है और बार बार काम करेगा तो बच्चे को क्या आने लगता है? इस चक्कर में फीवर आता है। आपने देखा होगा जब भी बच्चे को वैक्सीन लगती है तो उसके 1-2 दिन तक बच्चे को फीवर रहता है। फीवर रहने के पीछे कारण यही होता है कि उसके ब्लड के अंदर, उसके शरीर के अंदर क्या चल रही होती है सर? लड़ाई चल रही होती है वायरस और इसके बीच में, डब्ल्यूबीसी के बीच में। तो अब जो वायरस है, अब वो वायरस क्या काम करेगा? अब ध्यान से सुनिएगा। वायरस ने क्या किया? छोटे से पुलिस वालों को क्या कर दिया? मार दिया। वो भले उसमें 5% जान थी, लेकिन उस बच्चे के कंपैरिजन में जो छोटा सा पुलिस वाला था, उस छोटे से पुलिस वाले को क्या कर दिया? वायरस ने मार दिया। डब्ल्यूबीसी ने क्या किया? जिसने तो उसको मार दिया, आप क्या करें? तो इसने डब्ल्यूबीसी ने फिर से एक पुलिस वाला बनाया और किसके पास भेजा? फिर से भेज दिया। किसके पास? लड़ने के लिए वायरस के पास। वायरस के पास गया, इसने फिर से उसके साथ लड़ाई की और लड़ाई में वायरस ने फिर से जो है वो किसको मार दिया? पुलिस वाले को मार दिया, डब्ल्यूबीसी को मार दिया। अब जो है आपका डब्ल्यूबीसी, आपका ब्लड जो है वो परेशान हो गया, बोले क्या किया जाए। करना क्या था? इसने लगातार पुलिस वाले बना के भेजे, 100 भेजे, 50, 100 भेज दिए। मान के चलो 110 पुलिस वाले इसने भेजे और 110 पुलिस वालों को उस 5% जान थी जिस वायरस में, उस पोलियो के वायरस ने उसको क्या कर दिया सर? मारते गया, मारते गया। और उसके बाद 111वें नंबर का एक पुलिस वाला ऐसा बना, छोटा सा सिंघम टाइप का, ऐसे मूंछों में ताव देने वाला आपका सिंघम टाइप का छोटा सा पुलिस वाला दिख रहा है आपको? हाँ, वो पुलिस वाला आया और वो लड़ने के लिए गया। किससे सर? आपके वायरस से लड़ रहे थे और इन्हें क्या कर लिया यहाँ पर? उसको लड़के इसने दबोच लिया। किसको सर? वायरस को दबोच लिया। और उस छोटे से सिंघम टाइप के पुलिस वाले ने उस वायरस को क्या कर दिया सर? वहां पर मार दिया। अब जैसे ही उसने मारा तो आपके ब्रेन जो था वो चालाक है काफी ज्यादा, आपका ब्लड भी काफी ज्यादा चालाक है। तो आपने ब्लड ने एक बात तो समझ ली कि यार कौन सा वाला पुलिस वाला है जो इस वायरस को क्या कर सकता है? मार सकता है, इस डाकू को मार सकता है। तो उसने क्या कहा सर कि ये पुलिस वाला सिंघम। तो इसने क्या किया? सिंघम टाइप के बहुत सारे पुलिस वाले बनाकर क्या कर लिए सर? कॉपी कर ली और एक पूरी पूरी आर्मी बनाकर रख ली। इस सोच में इसने रख ली, यहाँ पर एक थिंकिंग बना ली इसने यहाँ कि अगले बार अगर ये वायरस आपका आया या ये चोर आया तो इसको मारने के लिए हमारे ये पुलिस वाले काफी। अब यहाँ पर समझिएगा इस बारे में कि उन्होंने ऐसा क्यों किया कि भाई वैक्सीन में इसको डाला, क्योंकि भाई एंटी उसका तो बना नहीं इस टाइप का। एंटीटोड अपन लोग बोलते हैं कि यार हाँ ये अगर कहा जाए कि एंटीवायरस वगैरह ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है इसका, वैक्सीन में ऐसा कुछ नहीं होता। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब कुछ समय बाद एक वायरस आपका हवा में घूम रहा था, हवा में उसने देखा यार छोटा सा बच्चा है, तो वायरस कहाँ एंटर हो गया? उसी बच्चे के अंदर एंटर हो गया। जैसे ही वो ब्लड में एंटर हुआ तो आपके ब्लड को ये बात पता चल गई, तो ब्लड ने क्या किया? यार ये तो वही वायरस है जो पहली बार आया था। तो इसने अपने पुलिस वाले जो थे, पूरी की पूरी जो टीम है इसने भेज दी और इस टीम ने पूरे जितने सारे सिंघम थे, 100, 50, 150 सिंघम जो थे वो गए और उस जिसमें 100% जानते उस वायरस के उन्होंने क्या कर लिया सर? दबोच लिया और उसको गिरा दिया। वो तो बहुत बड़ा था, बच्चे के छोटे छोटे से पुलिस वाले। अब वो जो वायरस था वो बहुत बड़ा वायरस था क्योंकि वो एकदम नया बच्चे में आया था। तो उस वायरस को क्या कर दिया सर इन्होंने? उसको मारा, उसको लिटा दिया, उसके ऊपर कूद रहे हैं, उसको मार रहे हैं जैसे कुंभकर्ण के ऊपर कूद रहे होते हैं ना वो छोटे छोटे से पुलिस वाले, उसको गुदगुदी लगा रहे हैं, उसको मार रहे हैं उसको। इस तरीके से उन्होंने क्या कर दिया? उस वायरस को, इतने बड़े वायरस को क्या कर दिया उन्होंने? खत्म कर दिया। अब वो वायरस आपका क्या हो गया सर? उसमें खत्म हो गया कि दोबारा कभी भी अगर वो आएगा तो उसके लिए हमारे पास क्या बने रखे हुए हैं? एंटीबॉडीज बनी हुई रखी हैं, जिसे हम लोग कहते हैं, पुलिस वाले बोलते हैं या कुछ भी अपनी लैंग्वेज में समझने के लिए हम इन्हें बोल सकते हैं। तो इस तरीके से जो है वो वैक्सीन बनाई जाती है। और हाल ही में अगर कहा जाए कि भाई और भी हैं, भाई सर और भी अगर आपका ऐसा था तो सर वायरस से बहुत सारे ऐसे हैं तो उनकी भी वैक्सीन बना लेते हैं आप, ऐसा क्यों नहीं किया? सर सर्दी हमें हो जाती है बार बार, तो आपने सर्दी की वैक्सीन क्यों नहीं बनाई? तो सर सर्दी की वैक्सीन इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि जो सर्दी का बैक्टीरिया वायरस होता है वो क्या करता है सर? हर बार अपना भेष बदल कर आ जाता है और हमारा ब्लड उसे पहचान नहीं पाता है कि ये वही है जो पिछले बार आया था। इस चक्कर में वो नए पुलिस वाले बनाकर भेजता है। ठीक है, तो इसलिए वहां उनका वैक्सीन नहीं बन पाया। जिनका भी वैक्सीन नहीं बना है तो ये समझ लीजिए कि वो अपने आकार में परिवर्तन कर लेते हैं, इसीलिए जो है उनका वैक्सीन अभी तक नहीं बना।
आप कोरोना की बात करें तो भाई कोरोना का वैक्सीन अभी तक क्यों नहीं बना? भाई बन रहा है, बनाने की कोशिश पूरी तरीके से जारी है इसकी वैक्सीन की। लेकिन सर अगर कहा जाए कोरोना के बारे में, मैं आपको डिटेल अभी बताने वाला हूँ, कोरोना के बारे में पूरी डिटेल समझाऊंगा कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहां पर कैसे नुकसान हो रहा है, इसके लक्षण क्या है, कैसे ध्यान देना चाहिए, नाम कैसे। भाई इसका वैक्सीन क्यों नहीं बना? क्योंकि उसके वैक्सीन बनने के पीछे रीजन ये है कि उसे पूरी तरीके से पकड़ पाना अभी संभव नहीं हुआ है। लोगों ने उसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी अभी नहीं जुटा पाई है, इसलिए उसका अभी तक वैक्सीन तैयार नहीं हुआ है। और दूसरी बात यह कि ये भी वही उन्हीं में से एक है जो क्या करता है सर, अपना आकार में परिवर्तन कर लेता है। ठीक है गाइस, तो यहां पर मैंने अभी जो बात आप लोगों को बताई है इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। आपके भी वैक्सीन कैसे बनाया जाता है, टीकाकरण में क्या होता है, वैक्सीनेशन में क्या होता है, ब्लड हमारा कैसे काम करता है, हमारी बॉडी कैसे काम करती है, एक एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से अपन को समझ में आया होगा। अभी मैं आपको कोरोना के बारे में डिटेल बताने वाला हूं, तो कोरोना के डिटेल को बहुत अच्छे से समझिएगा यहाँ पर। और मैं आपको यहाँ पर आपकी इसी स्लाइड में आपको कुछ इमेजेस दिखाई देंगी और मेरी वॉइस आएगी उसमें, तो मैं इमेजेस के थ्रू आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि हाँ कोरोना का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अच्छे से। चलिए, तो कोरोना के बारे में अगर हम बात करें तो कोरोना की उत्पत्ति कैसे हुई, सबसे पहले तो इस बारे में हमें जानना होगा सर। तो कोरोना की जो उत्पत्ति है वो चीन के वुहान शहर से मानी जाती है कि अभी 2019 में ये नोवल कोरोना वायरस जो है, वायरस के ही एक उदाहरण है अगर कहा जाए तो। और ये इसकी उत्पत्ति चीन के वुहान शहर से हुई है और इसका जो संक्रमण है, इन्फेक्शन है, वो सबसे ज्यादा हमारे 2019 टू 2020 में फैला हुआ है, तेजी से बढ़ा है ये। इसीलिए इसका नाम जो है कोरोना वायरस समूह का होने की वजह से कोविड-19 कहा गया है। ठीक है, CO से कोरोना था, VI से आपका वायरस था और 19 का मतलब 2019 था, इसकी शुरुआत हुई। इसीलिए इस वायरस को क्या नाम दिया गया था? कोविड-19, कोविड-19 नाम दिया गया। कोविड का फुल फॉर्म अगर पूछा आपसे तो क्या बोलोगे यहाँ पर आप? कोरोना वायरस 2019। और ये डी से क्या है यहाँ पर? तो डी से था दिसंबर 2019, ये बात भी थोड़ा सा याद रखिएगा यहाँ पर। CO से तो कोरोना हो गया, ठीक है, VI से क्या हो गया? आपका वायरस हो गया, डी से क्या हो गया? आपका दिसंबर, और 19 से 2019 यानी 2019। तो इसके बारे में आपको अच्छे से याद रखना। WHO ने ही इसका नाम जो है कोविड-19 रखा है। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करेंगे भाई इसके बारे में क्या खास बात है, और तो भाई कोरोना के लक्षण क्या होते हैं इस बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। कि कोरोना के लक्षण की बात अगर करें तो लक्षण देखने से पहले व्यक्ति 1 से 14 दिनों तक वायरस की वजह से बीमार रहता है। बुखार होता है, थकान होती है, सूखी खांसी कोरोना की बीमारी कोविड-19 के आम लक्षण है। ज्यादातर लोग यानी कि करीब अगर बोला जाए 80% जो है वो बिना किसी खास इलाज के ही ठीक हो जाते हैं। बहुत ही कम मामले होते हैं जो गंभीर एवं जानलेवा होते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि भाई इससे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किन्हें होती है, तो ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बुजुर्गों को होती है या ऐसे लोगों को होती है जिन्हें अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स है, हेल्थ इश्यूज हैं, यानी कि उनको अदर जो है वो स्वास्थ्य समस्याएं हैं, जैसे अस्थमा, डायबिटीज या हार्ट पेशेंट जो है, दिल की बीमारी जिन्हें है, उन लोगों के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उनके लिए यह वायरस सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। इसमें खांसी होती है, थकान होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है। सबसे ज्यादा गंभीर मामले में प्रॉब्लम अगर होती है तो वो सांस लेने में तकलीफ होती है यहाँ पर। अब भाई कैसे होती है इस बीमारी में, हो क्या जाता है तो उसको समझिएगा। ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। क्या करता है? ये हमारे श्वसन तंत्र को जो है ये प्रभावित करता है। तो ये श्वसन तंत्र में क्या करता है सर, ये एक प्रॉब्लम यहाँ पर एक जो आपकी जो वेंट पाइप वाला हिस्सा होता है, इस हिस्से में क्या कर लेता है सर, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इस वजह से हमें सांस लेने में काफी प्रॉब्लम होती है और हमारा दम घुट जाता है, जिससे हमारी मौत हो जाती है। आपके जो फेफड़े हैं, लंग्स हैं, वो कैसे हो जाते हैं आपके, वो संकुचित हो जाते हैं आपके। ठीक है, तो इस बात को ध्यान दीजिए। दूसरी बात अगर कहा जाए कि भाई कोरोना से कैसे बचाव किया जाए, तो कोरोना वायरस से अपनों का बचाव अगर बोला जाए और अपने परिवार का बचाव किस तरीके से करना है, इस बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सर। अगर आप में इस रोग के कुछ लक्षण हैं तो पूरी तरह से ठीक होने तक आप घर में ही रहें। आपको इन लक्षणों में राहत मिल सकती है अगर आप आराम करते हैं और सोते हैं, खुद को किसी तरह गर्म रखते हैं, खूब पानी या दूसरी तरल चीजें लेते हैं, गले की खराश और खांसी को कम करने के लिए कमरे में ह्यूमिडिफायर इस्तेमाल करते हैं और गर्म पानी से नहाते हैं। तो ऐसा करने से आप काफी बचाव कर सकते हैं। और दूसरी बात अगर कहा जाए कि भाई और क्या कर सकते हैं हम कोरोना से बचाव के लिए, तो दूसरी बात ये है कि भाई घर पे रहें और जीवन को सुरक्षित रखें। जैसे मोदी जी ने भी कई बातें यहाँ पर कही है, घर पे रहें, सेफ रहें, इन सब के बारे में बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने। दूसरी बात अगर कहा जाए कि कोरोना को फैलने से कैसे बचाया जा सकता है, इसको बचने के उपाय क्या है अगर कहा जाए भाई,
तो कोरोना से बचने के उपाय में अगर बोला जाए तो कोरोना को वायरस को फैलने से रोकने में हम मदद कर सकते हैं, जैसे घर पे रहकर दूरी बनाकर कर सकते हैं, बार बार हाथ धोकर कर सकते हैं, मुंह ढककर खांसी करें, अगर बीमार हैं तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें, अगर आपको खांसी आ रही है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आप चेकअप करवा सकते हैं, डॉक्टर आपके घर में आकर आपको चेक करेंगे, आपको बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर दूसरी बात और कहें भाई कि कोरोना को हम कैसे हरा सकते हैं, तो इस इमेज में मैंने बहुत अच्छी बात एक कही है, तो इस इमेज को अगर अच्छे से देखेंगे तो आपको इंडिया का यहाँ पर मैप मिलेगा, और इंडिया के मैप में मैंने यहाँ पर कोविड-19 लॉकडाउन लिखा हुआ है। तो इंडिया के चारों तरफ मैंने यहाँ पर एक लॉकडाउन यहाँ पर बना दी है इमेज। तो इस लॉकडाउन को आपको बहुत अच्छे से समझना है। यहाँ पर भाई लॉकडाउन का पालन करें, और मेरा सजेशन यही है कि जितना हो सके घर में रहें। और अभी जो मैंने पहल की है वो इसी वजह से की है कि आप लोग लॉकडाउन में घर में बैठे हुए हैं, तो आप लोग बहुत अच्छे से स्टडी कर पाए, आपको वो जानकारी मिल जाए जो सब आप जानना चाहते हैं। दूसरी बात मैंने यहाँ पर एक इमेज और दी है जो व्यंग्य के रूप में है, हालांकि आप समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ पर एक महिला और एक पुरुष बैठे हुए हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, आप लोग सब समझ गए होंगे। तो सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। दूसरी बात अगर कही जाए यहाँ पर कि भाई कोरोना से और क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो इस इमेज में आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी इमेजेस हैं। टॉप में अगर देखा जाए तो कोरोना से होने वाली परेशानियों में सबसे पहले आपको एक इमेज दिखाई दे रही होगी यहाँ पर, ये है बांद्रा स्टेशन की। ये बांद्रा स्टेशन में कुछ लोग जो हैं वो अभी अभी इकट्ठे हो गए थे, वहां पर कितने सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं। तो इससे ये जो है वो मजदूर हैं जो अपने घर नहीं जा पाए, तो इन्होंने जाने के लिए अभी 14 अप्रैल के बाद जो लॉकडाउन खुलने की स्थिति थी, तो उस स्थिति में आपको ये नजर आए। आपको कई दूसरी जो सेकंड इमेज है उसके बाद जो है उसमें आपको कुछ महिलाओं के हाथों में राशन नजर आ रहा होगा। ये वो लोग हैं जो राशन के लिए काफी परेशान हुए हैं भाई, होने इस कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है वो ये है। आपने देखा होगा एक महिला जो है यहाँ पर अपने हाथ फैलाकर रोते हुए नजर आ रहे होंगे एक इमेज में यहाँ पर। तो ये महिला वो हैं जिन्होंने अपना परिवार खोया है इस कोरोना की वजह से। आपको यहाँ पर ये मार्केट नजर आ रहा होगा, ये सब्जी मार्केट वगैरह, यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी फैली हुई हैं। ये उस सिटी की तस्वीर है जहां पर कोरोना लगातार तेजी से फैल रहा है। ठीक है सर। उसके बाद अगर बोला जाए तो ये एटीएम वगैरह की लाइन है, यहाँ पर आपको लोग जो है वो लगे हुए नजर आ रहे होंगे पैसों के लिए, यहाँ पर जो लॉकडाउन का प्रॉपर पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत सारी परेशानियां जो है वो कोरोना की वजह से जो है वो क्रिएट हुई हैं, और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप लोग घर में रहेंगे, सेफ रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, बाहर नहीं घूमना है, और कोरोना का वैक्सीन जल्द ही बन जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जल्दी से जल्दी लॉकडाउन से फ्री होकर अपनी स्टडी में वापस लग जाएंगे। थैंक यू गाइस। अपना ख्याल रखिएगा, घर में रहिएगा, सेफ रहिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, बार बार हाथ धोइएगा, गर्म पानी से हो सके तो हाथ धुलें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें ताकि बाकी लोग भी सेफ रहें और उन्हें इस बीमारी के बारे में जानकारी मिल सके। वैक्सीन कैसे बनता है, कैसे बने हैं अभी तक के वैक्सीन, इस बारे में आपको जानकारी पूरी मैंने इस वीडियो के अंतर्गत दी है। जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू गाइज।